गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो दरअसल में अलग अलग लोगों की दलीलें सुनेगा रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑफ बूथ वाइज टर्नआउट। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि आखिर ये है क्या। दोस्तों, दरअसल में ना आप लोगों ने एक फॉर्म 17C के बारे में सुना होगा। ये दरअसल में जो फॉर्म है ना, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के अंदर बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे या उनके एजेंट्स होंगे, केवल उनके साथ ही ये फॉर्म शेयर किया जाएगा। यानी कि ना इसमें पूरा का पूरा डेटा होता है। क्या डेटा होता है कि टोटल कितने इलेक्टर्स हैं जो पोलिंग स्टेशन के लिए असाइंड हैं, कितने लोगों ने वोट डाला, ये सब चीज़ें यहाँ पे पूरा पूरा डेटा होता है। एंड प्रॉपर उनका आंकड़ा यहाँ पे इसके माध्यम से पता चल जाता है। अब यहाँ पर ना अलग अलग लोगों के द्वारा, प्लस एट द सेम टाइम जैसे आपने एडीआर के बारे में सुना होगा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, दरअसल में उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दलील दी गई कि एक्चुअल में ना अगर हम 2024 के लोकसभा की बात करें, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेटा कुछ और बताया था कि कितना वोटर टर्नआउट था। बाद में अचानक से उसको इंक्रीज कर दिया था। और ये सिर्फ 2024 का लोकसभा इलेक्शन नहीं, और भी कई जगह ऐसा देखने को मिला है, और भी स्टेट इलेक्शंस के अंदर। तो इतना फर्क कैसे आ गया, क्या चेंजेस आ गए हमारे पास, क्यों नहीं बूथ वाइज टर्नआउट प्रॉपरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबको अपलोड करता। ये सारी चीजें यहाँ पे दलीलें इसके रिगार्डिंग दी गई पिटिशनर्स के द्वारा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने भी ये बात बोली कि भाई ऐसा कोई लीगल मैंडेट है ही नहीं। हमारे पास लीगल मैंडेट तो किस चीज का है, इलेक्शन कमीशन जो रूल्स होते हैं, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 है, उसके माध्यम से हम 17C प्रॉपरली उनको देते हैं, आपके जो कैंडिडेट्स और एजेंट्स को। तो यहाँ पर अब पता क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले जितने भी पिटिशनर्स हैं ना, उनकी बातें सुने। ठीक है, उनके सामने उनकी डिस्कशंस हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, जो भी 10 दिनों के अंदर अंदर पोल पैनल के सामने अपनी बातें रखें। फिर देखते हैं कि इसके बारे में क्या डिस्कशन सामने निकल के आता है, फिर अकॉर्डिंगली इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आगे देखेगी। पर फिलहाल उसने क्या किया है, उसने पिटिशनर्स को कहा है कि आप अपनी बात, अपनी रिप्रेजेंटेशन पोल पैनल के सामने रखिए इन द नेक्स्ट 10 डेज, ऐसा यहाँ पे इनको बताया गया है। दोस्तों, डेट है आज की 19 मार्च 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनसेट यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो है 2025, वो ओनली ऐसा आपके लिए ले आया है। एंड यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस स्कॉलरशिप पूल के अंतर्गत आपको अप टू 90% स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल सकती है। प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसका जो टेस्ट होगा दोस्तों, वो होगा 23 मार्च को। और ये टेस्ट आप ऑनलाइन तो दे ही सकते हो, उसके साथ साथ हमारे जो ऑफलाइन टेस्ट सेंटर है, जैसे करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना, प्रयागराज, इंदौर, जयपुर, यहाँ पर भी आप ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक डाल दिया है, वहां पर जाकर आप इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है FCRA रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के रिगार्डिंग। समझते हैं आखिर ये मुद्दा क्या है। सबसे पहले हम FCRA ही समझते हैं। FCRA स्टैंड्स फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जब हम बात करते हैं ना FCRA की, ये गवर्न करता है जैसे एनजीओ या एसोसिएशन को बाहर से फंडिंग मिलती है। आप लोग कई बार नोटिस करते हो ना कि कोई इंडिया में एनजीओ काम कर रही है, पर उसको जो पैसा वगैरह आ रहा होता है वो काफी सारा बाहर से आ रहा होता है। अब देखो यार, ये बाहर से पैसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तब हो जाती है जब लेट अस से कोई फॉरेन एंटिटी इस एनजीओ के माध्यम से भारत का नाम खराब करने की कोशिश करती है। जैसे कई बार अलग अलग जगह पे एनजीओ प्रोटेस्ट स्पॉन्सर कर देती है ना, इंडिया का नाम खराब करने की इस तरह से कोशिश करी जाती है। तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन किस पर्पस के लिए आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको गवर्न करने के लिए हमारे पास ये एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। कोशिश यही है कि ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, इससे पॉलिटिकल या सेंसिटिव एक्टिविटीज, उनको हम यहाँ पे इन्फ्लुएंस ना होने दें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड यहाँ पर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, वो इसको ओवरसी करती है इस एक्ट की कंप्लायंस के रिगार्डिंग। अब पिछले कुछ टाइम के अंदर अगर हम बात करें, बहुत सारी एनजीओ ऐसी थी जो हमें गड़बड़ लग रही थी, उनको सस्पेंशन फेस करना पड़ा, उनको कैंसिल करना पड़ा उनके लाइसेंस को, क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें वॉयलेट करी। एंड इनफैक्ट ना 2020 के अंदर हमने अमेंडमेंट किया था FCRA के अंदर, एंड इसके माध्यम से हमने चीजें काफी स्ट्रिक्ट कर दी थी। मतलब एक तरह से जो लाइसेंस मिलना वो थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया था FCRA के रिगार्डिंग। प्लस एट द सेम टाइम कोई भी कुछ भी वायलेशन करता था तो फटाफट उसका कैंसिलेशन या सस्पेंशन उसका कर दिया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये भी बोल दिया 2020 के अमेंडमेंट के अंतर्गत कि अगर कोई एंटिटी बाहर से पैसा मंगा रही है या उसको बाहर से पैसा चाहिए, तो उसको SBI की जो दिल्ली वाली ब्रांच है, सिर्फ उसमें ही वो पैसा ले सकती है और कहीं पर नहीं। ठीक है। प्लस एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए आपने प्रोविजंस को थोड़ा वायलेट किया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा।
अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को आपने मिस यूज किया, मतलब पर्पस किसी और के लिए आया था पर उसको कहीं डाइवर्ट कर दिया, इसको मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, तब भी कैंसिलेशन हो सकता है उस एंटिटी का। इसके अलावा अगर मान लीजिए वो एंटिटी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम करे, सिक्योरिटी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट काम करे, तो वहां पर उसका सस्पेंशन भी हो जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन भी हटा दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर कोई पर्टिकुलर एंटिटी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करती है, मतलब रिकॉर्ड्स अपने नहीं रखती है, या फिर एफसीआरए अकाउंट एसबीआई के जो दिल्ली वाली लोकेशन है वहां पर अपना अकाउंट नहीं खुलवाती है, या फिर प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं करती है, तब भी उसका कैंसिलेशन हो जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर मान लीजिए रिन्यूअल का आपने कंडीशन फुलफिल नहीं किया, आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाया, या बाकी चीजें आपने नहीं करी ना, तो उस केस में भी उस पर्टिकुलर एंटिटी का जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिवोक किया जा सकता है। ये है एफसीआरए। ठीक है, अभी पता क्या हुआ है, अभी सीएचआरआई, सीएचआरआई क्या है, कॉमनवेल्थ ह्यूमन रिसोर्स राइट्स इनिशिएटिव, ये दरअसल में गया है दिल्ली हाई कोर्ट, क्योंकि इसका एफसीआरआई रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। तो क्या है सर ये सीएचआरआई? देखो सीएचआरआई के अगर हम वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो ये खुद को एनजीओ बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अक्रॉस ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, ऐसा सीएचआरआई का कहना है। यहाँ पर रिसर्च के माध्यम से, कैपेसिटी बिल्डिंग, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन के माध्यम से ये ह्यूमन राइट्स को एक तरह से प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। 1987 में ये फॉर्म हुआ था बाय वेरियस कॉमनवेल्थ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कॉमनवेल्थ जर्नलिस्ट एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ लॉयर एसोसिएशन एंड कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉमनवेल्थ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस के ऊपर 1987 में बना था। अब इसके अलग अलग ऑफिस हैं, जैसे इंडिया में है नई दिल्ली में, लंदन यूके, अक्रा घाना, उसके माध्यम से ये ऑपरेट करता है। एंड इसकी एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट हैं, जैसे जस्टिस प्रोवाइड करना, प्रिजन रिफॉर्म्स लेकर आना, पुलिस रिफॉर्म्स हो गया, मीडिया राइट्स के ऊपर काम करना, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लीड करना। ठीक है, बेसिकली ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे काम करता है, ऐसा सीएचआरआई का कहना था। पर भारत के अंदर इसने एफसीआरए के जो रूल्स थे उसको नहीं माना, एंड जिस वजह से इसको रिवोक कर दिया गया इसका लाइसेंस। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड के रिगार्डिंग। दोस्तों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। आरबीआई को मिला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। अब पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर ये अवार्ड देता कौन है? तो इट इज गिवन बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन। एंड क्यों मिला है आरबीआई को अवार्ड? अपने दो इनिशिएटिव्स के लिए, सारथी और प्रवाह। तो ये सारथी और प्रवाह क्या होते हैं, इनको समझेंगे, एंड ये अवार्ड्स क्या हैं हम उनको भी अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जो है, यहाँ पर बिजनेसेस, टीम्स, इंडिविजुअल्स जो कहीं ना कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको दिया जाता है सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा। और ये दिया किस किस को जाता है? आपके सेंट्रल बैंक हो गया, फाइनेंशियल रेगुलेटर, मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस, इनको यहाँ पर ये अवार्ड मिलता है अगर किसी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया है। तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, आपको टोटल 3 कैटेगरीज का यहाँ पे पता होना चाहिए। पहली कैटेगरी है टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल। ठीक है, अगर मान लीजिए लेट अस से कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई अच्छी एप्लीकेशन डेवलप करी गई है, वो आएगा बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर। दूसरा आएगा क्लाउड का इस्तेमाल। ठीक है, बेस्ट यूज ऑफ क्लाउड इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग आप जानते होंगे ना, तो उसका इस्तेमाल करके आपने कुछ बहुत बेहतरीन चीज डेवलप करी है। तीसरा है बेस्ट यूज ऑफ फिनटेक। फिनटेक वर्ड आया है फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी से, दोनों का जो मिक्सर हमें देखने को मिलता है उसको बोलते हैं फिनटेक। तो अगर फिनटेक सोल्यूशन हमने इस्तेमाल किए हैं, जैसे एक यूपीआई क्या है, यूपीआई इज अ फिनटेक प्लेटफॉर्म, राइट? तो इस तरह से अगर आपने कुछ फिनटेक फर्म्स के साथ मिलकर काम किया है, कुछ अच्छी फिनटेक चीजें डेवलप करी जिससे कस्टमर आउटकम इंप्रूव हुए हैं, तो वहां पर बेस्ट यूज ऑफ फिनटेक अवार्ड यहाँ पे मिलेगा। तो 3 तरह के इस तरह से अवार्ड्स होते हैं। अब आरबीआई के क्यों मिला है? आरबीआई को पहला अवार्ड तो मिला है सारथी इनिशिएटिव के लिए। देखो सारथी इनिशिएटिव भी और जो प्रवाह इनिशिएटिव भी है, ये दोनों आरबीआई के इंटरनल अवार्ड्स हैं। ठीक है, इंटरनल मतलब इंटरनल वर्किंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसा मत सोचना कि हम लोग इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, नहीं। ये आरबीआई के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनका एक तरह का सिस्टम है, अंदर का सिस्टम क्या होता है इस सारथी के अंदर। ये 2023 में लॉन्च हुआ था। यहाँ पर जो भी आरबीआई के अलग अलग फंक्शंस हैं, उनका रिकॉर्ड मैनेज करना, उनको ऑटोमेट करना, उनको डिजिटल सबमिशन करना, डेटा ट्रैक करना, यानी कि पहले जो काम कहीं ना कहीं कागजों के ऊपर होता था ना, वो सारा काम हटाकर हमने सारथी इनिशिएटिव के माध्यम से सारे डिपार्टमेंट्स का काम एक जगह के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया है। रिकॉर्ड बहुत आराम से आप उसको रिट्रीव कर पाओगे। दैट इज द फोकस ऑफ सारथी इनिशिएटिव। तो काफी चेंजेस आ गए हैं इस इनिशिएटिव के आने के बाद। उसी तरह से 2024 के अंदर आरबीआई ने ना प्रवाह इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, दैट इज प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी है, कोई एंटिटी है, वो आरबीआई का लाइसेंस चाहती है, ऑथराइजेशन चाहती है, जैसे बैंकिंग लाइसेंस लेना होता है, तो वो कैसे लिया जाए?
उसमें भी काफ़ी सारे अलग अलग जो एप्लीकेशंस थी उनको हमने डिजिटाइज कर दिया यूजिंग द प्रवाह इनिशिएटिव। प्लस सारथी के साथ भी इसको इंटीग्रेट कर दिया ताकि अंदर जो एम्प्लॉयज़ की वर्किंग है ना, उसका एक प्रॉपर इंटरनल वर्क फ्लो हो। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है प्रवाह, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे अवार्ड देखने को मिल जाएगा। आई होप ये जो टॉपिक था आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं एंड कैग अपॉइंटमेंट पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि कैग की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, कि कैग को अपॉइंट करने का तरीका सही नहीं है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ली को एग्जामिन करने के लिए परमिशन दे दी है। थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। पहली बात तो आप ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल 148 के अंतर्गत ये बनता है एंड उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 148 के अंदर कि जो कैग होगा इट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसके साथ ही साथ जो रिमूवल होता है कैग का वो उन्हीं ग्राउंड्स और उन्हीं मैनर के ऊपर होगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल होता है। यानी कि रिमूवल प्रोसेस अपने आप में काफ़ी इसका डिटेल में बता है एंड काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि दोनों सदनों से आपको यहाँ पर आपको वोटिंग चाहिए होगी इनके रिमूवल के प्रोसेस के लिए। प्लस एट द सेम टाइम इनकी जो सैलरी और सर्विस कंडीशन है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही डिटर्मिन करी जाती हैं। इसके अलावा इनकी अकाउंटेबिलिटी तो है ही है, प्लस एट द सेम टाइम इनकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए जो कैग ऑफिस के एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, दोज आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उनके ऊपर वोटिंग नहीं होती। इसके साथ ही साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अपने रिटायरमेंट के बाद कोई ऑफिस को एक्वायर यहाँ पे नहीं कर सकते, इज नॉट एलिजिबल फॉर दोज पर्टिकुलर ऑफिसेस। यानी कि इंडिपेंडेंस मेंटेन करने की यहाँ पे कोशिश करी गई है। उसके साथ साथ आर्टिकल 150 क्या बोलता है कि यूनियन और स्टेट अकाउंट जो होते हैं वो मेंटेन किए जाएंगे एज पर प्रेसिडेंट डायरेक्शन, पर उनको एडवाइस कौन करेगा? कैग ही एडवाइस करेगा। इसके साथ साथ आर्टिकल 279 बताता है जो नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स एंड ड्यूटीज होते हैं उनको सर्टिफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो कैग की है। ऑडिटिंग तो आप समझते ही होंगे, चाहे यूनियन है, चाहे स्टेट है, पंचायती राज लेवल के ऊपर, वो सारे ऑडिटिंग का काम आपका कैग का ही होता है। इसके अलावा भी ऑडिटिंग पावर्स है कैग की, जैसे फॉर एग्जाम्पल IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसका एक्सटर्नल ऑडिटर कौन है? वो कैग ही है। इसके अलावा FAO की बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके रिगार्डिंग भी कैग काम करता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं उनके अकाउंट्स भी कैग यहाँ पे देखता है। तो कोशिश यही है कि एक तरह से अच्छे से हम ये काम कर पाएं। अब दिक्कत पता क्या है कि किस तरह से कैग को अपॉइंट करना है, कौन अपॉइंट करेगा, उसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन शांत है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ भी नहीं बोल रखा उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन आती है। बाकी सब तो है इंडिपेंडेंस के लिए, चाहे उनके जो एक्सपेंसेस चार्ज हैं या फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सब चीज़ें ठीक है। बट ये जो चीज़ है कि कैसे उनको अपॉइंट करना है, उसके रिगार्डिंग, उस प्रोसीजर के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ भी नहीं बोल रखा। इस वजह से कहीं ना कहीं कंसर्न उठता है कि एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस का, कि सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर देगी। तो कैग एक्ट हमने बनाया है 1971 के अंदर, उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैग का जो टेन्योर होगा 6 साल का होगा, या जब तक उनकी उम्र 65 ईयर्स नहीं हो जाती, विच एवर इज अर्लियर। उसके साथ ही अगर रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख के वो रिजाइन कर सकते हैं। इनकी सर्विस कंडीशन पार्लियामेंट के द्वारा डिटर्मिन करी जाती हैं, बट ध्यान ये रखना है कि दे कैनॉट बी अल्टर टू द डिसएडवांटेज, उनके नुकसान के लिए उसको यहाँ पे अल्टर चेंजेस नहीं किए जा सकते। अब भारत में पता क्या है, भारत में हम लोग बोलते भले ही ऐसे हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पर इंडिया में कंट्रोलर वाली जो पावर्स होती हैं वो कैग के पास नहीं गिवन। यानी कि हमारा जो कैग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर जनरल का जो रोल है वो परफॉर्म करता है। ब्रिटेन के अंदर उसके पास कंट्रोलर की पावर भी है और ऑडिटर जनरल की पावर भी है। यानी कि आप नोटिस करेंगे इंडिया में ना खर्चा पहले हो जाता है, एक्सपेंडिचर इज डन, उसके बाद जाके ऑडिटिंग होती है। यानी कि ये क्या हुआ, एक फंक्शन आपका एक्स पोस्ट फैक्टो। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन में कोई भी पैसा आपने निकालना है ना पब्लिक एक्सचेकर के, उसके लिए कैग का आपको अप्रूवल चाहिए। तो यानी कि इंडिया के कैग और यूके के कैग के अंदर बहुत ज्यादा आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें ना कैग, तो कैग एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो एक आपका पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होता। पर ब्रिटेन के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर जो आपको हाउस ऑफ कॉमन देखने को मिलता है उसी का मेंबर होता है। बाकी तो चीजें आपको पता ही है कि डेफिनेटली हमारा जो एज वगैरह हो गया, जैसे यहाँ पे 6 साल का टेन्योर होता है और 65 साल की एज होती है इंडिया में, पर यहाँ पर यूके के अंदर ये टेन्योर फिक्स नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो देयर आर डेफिनेटली डिफरेंसेस बिटवीन ऑफिस ऑफ कैग इन इंडिया एंड दैट इन ब्रिटेन। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन सोलर पावर जनरेशन। दोस्तों अभी IIT दिल्ली के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट करी गई जिसने पता क्या बताया, जिसने बताया कि एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के साथ क्या होगा, सोलर पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये मुद्दा वर्क करेगा। देखो एक बात आप लोग अंडरस्टैंड करो, जैसे एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, क्या आप लोग ये बात शामिल हो कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, चाहे
पर्टिकुलेट मैटर, एरोसोल क्लाउड्स, ये सब बढ़ जाएंगे, ठीक है। PM2.5, PM10 इनका लेवल बढ़ेगा एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स की वजह से, बिल्कुल। एंड वो क्या करेंगे, वो सनलाइट को रोकेंगे, और सनलाइट के रोकने की वजह से जो हमारे सोलर पैनल्स हैं, हमने लगाए हुए अपने घर की छतों के ऊपर या कहीं और लगाए हुए हैं, उन तक जो एनर्जी पहुंचेगी सर वो कम पहुंचेगी। तो क्या एयर पोल्यूशन होने से हमारा जो सोलर पावर जनरेशन कैपेबिलिटी है, क्या उसमें कमी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, ग्लोबल डिमिंग हो गया या ब्राइटनिंग फिनोमेना हो गया, इससे भी लॉन्ग टर्म सोलर रेडिएशन ट्रेंड्स को चेंजेस आते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, टेम्परेचर जब बढ़ता है ना, उससे फोटोवोल्टिक जो सेल एफिशिएंसी होती है, जिसके माध्यम से हम एनर्जी जनरेट करते हैं, तो वो कम हो जाती है। वो जरूरत से ज्यादा हीटअप हो जाते हैं, तो अपने नॉर्मल कंडीशंस के अंदर वो काम नहीं कर पा रहे, इस वजह से उनकी कैपेसिटी भी यहाँ पे कम हो जाएगी, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो आप नोटिस कर पाओगे कि सोलर रेडिएशन अवेलेबिलिटी में चेंजेस आए, टेम्परेचर राइज हुआ, उससे चेंजेस आए, एंड उस वजह से क्या होगा, सोलर पावर जनरेशन में कमी आ सकती है फ्यूचर के अंदर बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। पर क्या सर पूरे भारत में कमी आएगी? नहीं। इन्होंने ऐसा बताया है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और जो केरला है, वहां पर ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर बेहतर ढंग से हम सोलर पावर पोटेंशियल को इंक्रीज कर पाए, बिकॉज ऑफ वहां पे क्लाउड कवर फ्यूचर में कम होगा। बट इंडिया के बाकी जितने भी रीजन है, केरला और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़ के, वहां पर एक कमी आएगी सोलर एफिशिएंसी के अंदर, क्योंकि बाकी जगह के ऊपर जो एयर पोल्यूशन है बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। तो ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोलर एफिशिएंसी जो है वो लगभग 2.3% से यहाँ पे कम हो जाएगी 2041 से 2050 के टाइम पीरियड के, अगर हम मिड ऑफ द सेंचुरी की यहाँ पे बात करें। एंड इस वजह से लगभग इलेक्ट्रिसिटी लॉस होगा 860 गीगावाट आवर का हर साल, ऐसा यहाँ पर IIT दिल्ली ने यहाँ पे बताया है एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट ऑन सोलर पावर जनरेशन। नेक्स्ट दोस्तों जो टॉपिक है हमारे सामने, दैट इज नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम 2.0। देखो 2.0 तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो इसको लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की आपको ये स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात पता क्या है कि जो हमारा यूथ है, देखो वैसे तो यूथ की डेफिनेशन अलग अलग होती है, नॉर्मली हम यूथ को 30 साल तक मानते हैं, पर यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत हमने जो यूथ की डेफिनेशन दी है ना, वो 18 से 25 साल की दी है। तो हम चाहते हैं कि देश के जितने भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश के, वहां पर हम ये यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम हम यहाँ पे उसकी आउटरीच हम यहाँ पे लेके जा पाए। तो होता पता क्या है, बच्चे यहाँ पे जो यूथ है हमारा, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर, वो यहाँ पे डिस्कशंस करता है डेमोक्रेसी के ऊपर, जैसे पार्लियामेंट में नहीं होता, सिमिलर उस तरह से यहाँ पे डिस्कशंस हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए 2019 में इसको यहाँ पे लाया गया, ठीक है। बट अब हमारे पास यहाँ पे नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम 2.0 है। अब ये सभी सिटीजन्स के लिए ओपन कर दी गई है, चाहे उनका जो भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, रीजन, प्लेस, कुछ भी हो, उनके लिए यहाँ पे ओपन है। पर यहाँ पर ना 3 तरीके हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के। पहला तो है इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन। इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन सिटिंग्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल किशोर सभा के अंदर क्या होगा, जो छठी क्लास से 6th क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चे जो होंगे वो किशोर सभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा तरुण सभा जो हो गया, वहां पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बच्चे यहाँ पे इसमें सिलेक्ट होंगे। इसके अलावा अब मैंने बताया ना, जैसे सबको ओपन अप कर दिया गया है, तो ग्रुप पार्टिसिपेशन भी पॉसिबल है। जैसे बहुत सारे लोग जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे। इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो सकता है, वो एक क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, भारतीय डेमोक्रेसी इन एक्शन, एंड उसके बेसिस के ऊपर वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो यानी कि ना हमने नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम 2.0 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स द्वारा अनवील करी गई है, उसका अपडेटेड वेब पोर्टल हमने यहाँ पे डिजाइन किया है, एंड दैट इज व्हाई इट वाज इन द न्यूज। आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें दोस्तों प्लेजेंट न्यूज की, तो यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है, ब्लू लाइन फ्रंटियर। इसको पढ़िएगा एंड बताइएगा कि इसका सही मतलब कहाँ पर है, ये क्यों न्यूज में रहता है, ये सब चीजें आप मेरे इसके रिगार्डिंग मुझे बता सकते हो। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, दैट वाज विद रिगार्ड्स टू लेक तुर्काना। देखो लेक तुर्काना की अगर मैं बात करूँ ना, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये नोटिस करिए कि ये रहा आपका अफ्रीका के अंदर कीनिया, एंड यहाँ पर है ये इथियोपिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न कीनिया एंड इथियोपिया की बात करें, तो जो साउथ वेस्टर्न इथियोपिया है, वहां पर आपको ये लेक तुर्काना आपको लेक देखने को मिल जाएगी। अब हुआ पता क्या, पहली बार पिछले 50 साल के अंदर यूनेस्को और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इनके द्वारा यहाँ पर एक सर्वे किया गया, और इस सर्वे में ऐसा पाया गया कि लेक तुर्काना के अंदर हाई फिश पोटेंशियल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये न्यूज में आ चुका था। प्लस एट द सेम टाइम अफ्रीका की जो 4th लार्जेस्ट लेक आपको देखने को मिलती है, वो आपको और कोई नहीं, वो आपको लेक तुर्काना ही आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी
इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्कलाइन लेक्स इन द वर्ल्ड, तो इस वजह से भी काफ़ी ये रहती है न्यूज़ के अंदर। बाकी इसकी लोकेशन पर्सपेक्टिव से आपको डेफिनेटली अफ्रीका का ये पोर्शन आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें अगर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा एंड बताइएगा इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है एंड कौन सी गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था स्मार्ट सिटी मिशन के रिगार्डिंग, तो पहला कह रहा है कि ये 2015 में लॉन्च हुआ था ताकि हम 100 स्मार्ट सिटीज भारत के क्रॉस डेवलप कर पाएं। द आंसर इज डेफिनेटली अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसके अलावा मेलियोडोसिस जो डिजीज है वो वायरल नहीं बल्कि आपको एक बैक्टीरियल डिजीज देखने को मिलेगी, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। रायसीना डायलॉग की बात करें तो डेफिनेटली ओआरएफ और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यहाँ पे इसको मिलकर इसको होस्ट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।